हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 19 अप्रैल, ठीक है। देखो पिछले 10 दिनों से हमने करंट अफेयर डिस्कस नहीं किया। रीज़न ये था दोस्तों, फीवर था और होपफुली अभी थोड़ा तबीयत ठीक है, दवाई चल रही है। बट होपफुली अभी ठीक है तो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली वीडियो आती रहे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, सर करंट अफेयर नहीं आ रहा, इस टाइम पे करंट अफेयर ज़्यादा आना चाहिए था। दोस्तों आई नो कि आप इस समय करंट अफेयर ज़्यादा आना चाहिए था, इवन रेगुलरली आना चाहिए था। बट बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से मैं रेगुलरली वीडियो नहीं ला पाया। थोड़ा हेल्थ भी ठीक नहीं था, अभी भी गला ठीक नहीं है। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि अब से मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों आपको रेगुलरली वीडियोस मिल जाए। बहुत सारे बच्चे बुक्स के लिए पूछ रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन आप बुक्स ऑर्डर करने के लिए पूछ रहे हैं, राइट। देखो अमेजन ने काफ़ी टाइम से अपनी वेबसाइट पे सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर रखे हैं, कोई भी ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। तो वेट करिए, हो सकता है 3 मई के बाद से वो लोग ऑर्डर लेना चालू कर दें, या हो सकता है पहले ही ऑर्डर लेना चालू कर दें। तो ऑनलाइन आप आराम से बुक्स वगैरह मंगा सकते हो, जिनको दिल्ली से मंगाना हो दिल्ली से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी अगर कोरियर सर्विस स्टार्ट होती है तो, क्योंकि कोरियर सर्विस आपको पता है कोविड-19 की वजह से सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, राइट। और देखो जो करंट अफेयर भी आ रहा है ना, तो करंट अफेयर आज के टाइम पे क्या है, कोविड-19 से रिलेटेड ही आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमारे जो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर भी आ रहे हो। क्योंकि वीडियो भले ही मैं ना बना पा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं करंट अफेयर के थ्रू डेली गो थ्रू होता रहता हूँ, जिससे कि आप लोग को क्या पढ़ाना है, क्या देना है, वो हमें पहले से पता रहे, राइट। तो याद रखिएगा, आप जो आपका एक तरह से लॉकडाउन कह सकते हो, लॉकडाउन का जो डेट बढ़ा दिया गया दोस्तों, ये कर दिया गया 3 मई 2020 तक, राइट। तो जो ये एक्सटेंड हुआ है, इसमें भी आप पढ़ाई आराम से करिए घर बैठ के, ठीक है। जो हमारे वीडियोस पैक के ऑफर थे कल टिल कंटिन्यू रहेंगे आपको 3 मई 2020 तक, ठीक है। जिन बच्चों को प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस नहीं पता होगा, इनके लिए हमने ये ऐड कर रखा है, जिससे कि आप जान सको प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक्स पढ़े जाते हैं और मेंस में कौन से टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पैक की बात करें दोस्तों, जिन्होंने वीडियो पैक अभी तक नहीं लिया है, आप बाई कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर उस टाइम हमने कॉल लगाया, आपका कॉल नहीं लगा। 15 की तारीख को कॉल किया, बहुत सारे बच्चों ने 14 को 14 अप्रैल को कॉल किया था, नहीं लगा था कॉल। कोई दिक्कत नहीं है, आप आज से कंटिन्यू वीडियो पैक्स वगैरह दोस्तों बाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर आपका नंबर नहीं लग रहा था, परेशान ना होइए, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर इनकेस आपका नंबर नहीं लगता तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो या फिर बैटरी डेड हो जाती है, तो इस वजह से भी कई बार होता है कि आपको नंबर स्विच ऑफ आता है, ठीक है। देखो हमने कॉम्बो पैक मिला के बना रखा है, तो इसमें भी आप चाहो तो दोस्तों कॉम्बो पैक में बाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट कैसे करना है, ये हमने बता रखा था। आप इसी नंबर पे चाहो तो हमें जो 8840385335 है, इस पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। हमने अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा रखा है, उससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना। अगर आप व्हाट्सएप यूज नहीं भी करते होंगे दोस्तों, तो आप हमें क्या कर सकते हो, आप हमें टेलीग्राम भी इसी नंबर पे कर सकते हो। हमें इस मेल कर सकते हो, help.dkscienceacademy@gmail.com पे हमें क्या कर सकते हो, मेल भी आप हमें कर सकते हो, ठीक है। तो आप हमें मेल भी डायरेक्टली कर सकते हो, तो ये चीज़ याद रखेंगे। कोरोना के केसेस अगर आप दैनिक जागरण पढ़ेंगे तो लगभग आपको 1500 कुछ मिलेंगे। अगर आज की डेट की बात करें, अगर आज दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ेंगे तो 15,500 से ऊपर केसेस दिखेंगे आपको, 15,500 से कुछ ऊपर केसेस दिखेंगे। बट एक्चुअली अगर गवर्नमेंट के डाटा की बात करें तो लगभग ये मान के चलिए 1400 कुछ 14,500 के आसपास कुछ हमारे यहाँ पे कोरोना के केसेस पाए गए हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज स्टे होम, बी सेफ, सेव योर फैमिली, राइट। तो देखो इसमें जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये तो एक तो ये बन सकता है डब्ल्यूएचओ के बारे में, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने इसको कोविड-19 नाम दिया था, नोवेल कोविड-19, राइट। ये तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 194 इसके सदस्य देश है। 7 अप्रैल 1948 से ये फंक्शनिंग चालू हुई थी, और 7 अप्रैल को ही दोस्तों हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। डब्ल्यूएचओ कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, वो रिपोर्ट्स याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट्स, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट्स, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट्स, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ये सारे कौन पब्लिश करता है, तो याद रखेंगे डब्ल्यूएचओ। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। कोरोना केस की बातें करें या कोरोना की बात करें तो कहाँ से ये फैला, सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो कहाँ से दोस्तों आया, तो याद रखेंगे आप। ये दोस्तों आया वुहान सिटी। वुहान कहाँ पे है, याद रखेंगे चाइना में। तो ये है आपका वुहान सिटी, और इसी के किनारे किसी किनारे बसा हुआ तो यांगसी रिवर, ठीक है। तो यांगसी रिवर देखोगे तो आप यहाँ से फ्लो करते हुए जाती है, राइट। तो इसी के किनारे आपका बसा हुआ है पूरा वुहान सिटी, ठीक है। तो इसी के किनारे है आपका वुहान शहर। तो ये बेसिकली याद रखेंगे, जो आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव दोस्तों कैंसिल कर दिया गया कोविड-19 की वजह से। तो त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ का, ये आपको याद रखना है, आपका केरल का है। देखो अभी जितने भी करंट इवेंट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आप देखोगे तो 95+%, मतलब 95 से ज्यादा ही क्या है, कोविड-19 की वजह से ही चर्चा में है, राइट। तो वो चीजें तो हम डिस्कस करेंगे, ये करेंगे। उसके साथ साथ जो 5% हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, उसको भी हमने ऐड किया है, ठीक है। तो ये याद रखिए, त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ का, तो बस केरला का याद रखेंगे। थोड़ा सा केरला का पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत टाइम से हमने पोस्टमार्टम भी नहीं किया है, राइट।
तो पोस्टमार्टम इसको मैं इसलिए बोलता हूँ सारे स्टेट्स की मतलब पूरे A to Z सारी चीजें देख लेना या जांच कर लेना, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। तो केरल की बात करें, देखो अरेबियन सी इसका बॉर्डर लगता है दोस्तों, और ऊपर देखो तो कर्नाटक से बॉर्डर लगता है, नीचे तमिलनाडु से बॉर्डर लगता है, दो स्टेट से इसका क्या होता है, बॉर्डर लगता है, राइट। उसके अलावा अरेबियन सी के साथ इसका बॉर्डर लगता है, राइट। तो ये बेसिकली याद रखेंगे। अब इसमें पार्क की बात करें तो पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, पहला पार्क आ जाता है, और यहीं पे है पेरियार टाइगर रिजर्व भी, ठीक है। तो याद रखिए पेरियार टाइगर रिजर्व और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोनों यहीं पे हैं, ठीक है, याद रखेंगे केरल में। साइलेंट वैली, एराविकुलम जिसको राजामलाई के नाम से भी जानते हैं, मथिकेतन, अन्नामुडी और पंबादुम, उसके बाद पराम्बिकुलम और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे आपके दोस्तों, केरल में है, ठीक है। क्योंकि केरल की चर्चा आज कई बार होगी तो हम केरल डिस्कस करते ही चल रहे हैं, ठीक है। अष्टमुड़ी झील और बेम्बाना झील कहाँ पे, ये भी याद रखिएगा कहाँ पे दोस्तों, ये दोनों झीलें कहाँ पे हैं, केरल में है। इसको हम कयाल के नाम से भी जानते हैं। डांस, कथकली, मोहिनीअट्टम, तिरुवातिरकली, ये याद रखिए, बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, भाषा इसकी मलयालम है। तो इतने बेसिक चीजें याद रखेंगे। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। दो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, पहला नीलगिरी, ठीक है, दूसरा अगस्ता मलाई, ठीक है। तो अगस्ता मलाई में दोस्तों केरल और तमिलनाडु आता है, तो याद रखें अगस्ता मलाई की अगर मैं बात करूं तो अगस्ता मलाई में केरल और तमिलनाडु आते हैं। लेकिन अगर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे देखो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है, ये तीनों राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट में देखो तो वायनाड भी आता है, ठीक है, वायनाड की हम बात करेंगे अभी। तो वायनाड भी आता है, नागरहोल नेशनल पार्क आ जाता है, बांदीपुर नेशनल पार्क आ जाता है, मुद्दूमलाई जाता है, नीलाम्बूर आ जाता है, साइलेंट वैली आता है। इसका मैप हम आगे चल के भी देखेंगे आज, ठीक है। तो इतनी बेसिक चीजें याद रखेंगे। अगस्ता मुड़ी, ठीक है, ये याद रखिए रामसर साइट्स का पार्ट है अगस्ता मुड़ी, केरला में। सस्ताकोट्टम और बेम्बानद कोल वेटलैंड, ये तीनों आप याद रखेंगे, जो रेड कलर से आपका सर्कल है, ठीक है। तो बेसिकली याद रखेंगे। 10 नए बायोस्फीयर रिजर्व भी दोस्तों घोषित किए गए, तो ये 10 नए बायोस्फीयर रिजर्व भी आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। 10 नए बायोस्फीयर रिजर्व जो ऐड हुए हैं, देखो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम क्या करते हैं, ये जो 10 नए ऐड हुए हैं ना, उसको रटते जाते हैं। रटने से दोस्तों चीजें नहीं होंगी। आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाएगा, यूपीएससी इसमें से किसी एक के बारे में पूछ सकता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। इन 10 के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये रियरली होता है। अगर आपका लक खराब है तभी पूछेगा, अदरवाइज 99.99% चांसेस ये है ये आपसे नहीं पूछेंगे, जो 10 नए ऐड हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो जितने हैं ना बाकी पहले 27, उनके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, आप जिस स्टेट की तैयारी करो, मान लेते हैं यूपी की तैयारी करो, यूपी पीसीएस की तैयारी करो, तो ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यही अंतर होता है दोस्तों, एक स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में, ठीक है। स्टेट पीएससी की अगर आप तैयारी करते हो तो जो करंट उस साल में रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी इसके क्वेश्चन कब बनता है, यूपीएससी क्या करता है, इससे इतर क्वेश्चन पूछता है, तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर आप पीसीएस की तैयारी करो, मतलब यूपी पीएससी या पीसीएस इसको बोलते हैं, अगर उसकी तैयारी करो तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, राइट, जो आपके यूपी के 6 ऐड हुए हैं। लेकिन अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये 27 नाम याद होने चाहिए, रदर देन कि आप इस 10 को याद कर रहे हो, राइट। तो बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। निहंग की बात करेंगे। निहंग कौन है, आपने अभी सुना होगा कि पंजाब पुलिस में एक निहंग सिख होते हैं, एक्चुअली नीले कपड़े पहनते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक जो पंजाब पुलिस के एक पर्सन को उन्होंने क्या किया था, हमला करके उसके हाथ काट दिए थे सब्जी मंडी में, जब उसने जाने से रोका था, तो ठीक है। तो देखो घटना क्या हुई, ये तो जस्ट ठीक है, एज ए नॉलेज आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट से बात करें तो ये घटना के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा निहंग कौन है। बेसिकली बात करें तो 1699 में दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। उन्हीं समूह का एक पार्ट है आपका निहंग। तो ये आप याद रखेंगे, 1969 में दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की थी खालसा पंथ की, राइट। उन्हीं समूह का एक हिस्सा है कौन सा, निहंग, जो क्या है, लड़ाके होते हैं, बेसिकली युद्ध करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप याद रखेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, नीली पोशाक पहनते हैं दोस्तों, जो पगड़ी बहुत बड़ी सी बांधते हैं। उन पगड़ियों में देखोगे तो बहुत छोटे छोटे वो लोग हथियार भी लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो उनके जीवन शैली का हिस्सा है वो, या ऐसे कह सकते हो उनका कल्चर है वो, ठीक है। तो बेसिकली याद रखेंगे। बाकी जनरली सिख समुदाय को देखो तो वो भगवा कलर के झंडे फहराते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, नीले रंग के झंडे फहराते हैं, ठीक है, जो आपका ये निहंग होते हैं, ठीक है। मैं इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इन इन ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे कपड़े पहनते पहनते हैं, बेसिकली जो निहंग होते हैं दोस्तों, ठीक है। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार पढ़ा होगा, जब स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादी घुस आए थे, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट की मदद की थी, जो पंजाब पुलिस थी उनकी भी मदद की थी, कि इन्होंने ये जो आपके निहंग थे उन्होंने इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में मदद की थी 1984 में, जब आतंकवादी अमृतसर के टेंपल में घुस आए थे, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। इसी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी गई थी, आपको याद होगा तो। इंदिरा गांधी के दो
पंजाबी बॉडीगार्ड थे, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नहीं आपकी हत्या करी जा सकती है, तो उन्होंने कहा था नहीं हमें अपने गार्ड पे विश्वास है। उन्हीं जो उनके गार्डों ने ही जो सिख समुदाय से थे उन्होंने उनकी मार के हत्या कर दी थी। रीजन ये था कि क्योंकि उन्होंने सिख मंदिर जिसको अमृतसर का गोल्डन टेम्पल बोला जाता है, सबसे पवित्र माना जाता है, वहाँ पे मतलब कुछ आतंकवादी घुसे थे, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब आतंकवादी को मारने के लिए बहुत सारी चीजें हुई थी, लड़ाइयाँ बहुत चली थी, जिसको हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी पंजाब की चर्चा आज करते हैं। पंजाब की हमें लग रहा है कि पोस्टमार्टम पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। तो पंजाब को अगर देखोगे दोस्तों तो आप इधर लगता है, आप नॉर्थ में देखोगे, नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है। और अगर राज्यों की बात करें तो इधर देखो जम्मू कश्मीर से बॉर्डर लगता है, इधर हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर लगता है, इधर हरियाणा से बॉर्डर लगता है, ठीक है। इधर देखोगे तो आप राजस्थान से बॉर्डर लगता है। तो देखोगे आप 4 स्टेट से इसका बॉर्डर लगता है, प्लस एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है किसके साथ, याद रखेंगे आप, पाकिस्तान के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। हरिके वेटलैंड एंड बर्ड सेंचुरी और अबोर अभ्यारण्य कहाँ पे, पंजाब में। डांस आपको पता होगा, भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, ठीक है, ये सारे आपको डांस पता होगा। सुखना लेक कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये पंजाब और हरियाणा दोनों में बॉर्डर शेयर करता है, तो सुखना लेक के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। स्वयं प्रभा टीवी चैनल, अब देखो ये भी कहीं ना कहीं कोविड-19 से दोस्तों रिलेटेड है, ठीक है। देखो गला थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा इससे थोड़ा बोरिंग पढ़ा रहे हो। बोरिंग इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूँ दोस्तों, गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा जबरदस्ती बोल रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग ही टोन आ रहा होगा, ठीक है। तो स्वयं प्रभा टीवी की बात करें दोस्तों, तो ये बेसिकली इसलिए चालू किया गया कि जो हम 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दे पाए, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं उनको एटलीस्ट हम ऑनलाइन एजुकेशन दे पाए, बेसिकली इसके लिए चालू किया गया है। और 6 to 8 तक के जो बच्चे हैं उनको हम क्या कर सके, एजुकेशन दे सके घर पे बैठे, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सब कुछ लॉकडाउन है, ठीक है, कॉलेज स्कूल सब बंद है। तो हम बेसिकली क्या करें, स्वयं प्रभा टीवी चैनल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पाठ्यक्रम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा स्वयं प्रभा जो टीवी चैनल है किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो बेसिकली याद रखेंगे, ठीक। देखो अपना देश, बेसिकली दोस्तों ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज है, मतलब वेब सीरीज है एक्चुअली। मुख्यतः क्या रहेगा, दिल्ली और उसकी संस्कृति, मतलब देखो भारत के कई भागों को कवर करेंगे, बेसिकली दिल्ली को मेनली इसमें कवर भी किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली का इतिहास बहुत लंबा रहा है, ठीक है। तो सिटीज ऑफ सिटीज दिल्ली की पर्सनल डायरी करके ये लोगों ने चालू कर रहे हैं, ठीक है। इस पे क्या कर रहे हैं, ये लोग पूरी सांस्कृतिक विरासत दिखाएंगे, कैसे कैसे एक सिटी डेवलप होती चली गई, खासतौर पर दिल्ली के बारे में चीजें बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली के बारे में उनको जानने का मौका नहीं मिला और घर पे हैं, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, देखो अपना देश के थ्रू, कि क्या कर सके, आपको ये बता सकें कि हाँ यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, ऐसी संस्कृति हुई थी। अब खाली टाइम में ये सारी चीजें, जानकारियां और अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को समझ सको, बेसिकली इसके लिए ही है बस, ठीक है। इतना चीज याद रखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल का जो है सबसे भयावह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है दोस्तों इस साल निगेटिव होने वाली है। इंडिया कुछ चुनिंदा देशों में जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 1.6% ग्रोथ रेट होने वाली गोल्डमैन सैच के अनुसार। वर्ल्ड बैंक के अनुसार दोस्तों जो हमारी ग्रोथ रेट होने वाली है वो होने वाली दोस्तों 1.5 से लेकर 2.8 के बीच में, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक गोल्डमैन सैच कहता है 1.6 के आसपास रहेगी, जबकि आपका IMF कहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि देखो 1.9 रहने वाली है। जैसे अगर वर्ल्ड की बात करें 2020 और 2021 में ग्रोथ रेट क्या होने वाली है, देखो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट निगेटिव रहेगी, ठीक है, लेकिन 2021 में ये आपकी 5.8 रहेगी। यूएसए की ग्रोथ रेट निगेटिव है, लेकिन उसमें जाके 2021 में सही हो जाएगी। यूरोप की निगेटिव है, ब्राजील की निगेटिव है, रशिया की निगेटिव है। इंडिया और चाइना, यही दोस्तों इकलौते दो देश है जिनकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव दिखाई जा रही है। बाकी आप जितने भी कंट्री देखोगे लगभग सबकी सबकी क्या है, ग्रोथ रेट निगेटिव में ही जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली याद रखेंगे आप, एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। मूडीज ने जो कहा था भारत की ग्रोथ रेट 2.5 कहा था, SBI ने कहा था 2.6, ADB ने कहा था 4.0, राइट। तो बेसिकली चीजें याद रखेंगे, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी जाता है, ठीक है। तो इंडिया चाइना हमें यही कंपटीशन चलेगा, इनकी 1.9 है, इंडिया की इस साल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रहने वाली है। और बेसिकली बात करें 2021 में तो चाइना 9.2 जाएगा और इंडिया 7.4 के आसपास रहेगा, तो बेसिकली याद रखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान, देखो उड़ान स्कीम तो आपको पता है कि उसमें सस्ते दरों पे आपको क्या प्रोवाइड की जाती है, नागरिक को मतलब नागरिक उड्डयन। बेसिकली अगर बात करें तो देखो आपको फ्लाइट से अगर ट्रेवल करना है तो कुछ टिकट्स फिक्स होते हैं, अगर आप 1 घंटे से कम में ट्रेवल कर रहे हो तो बेसिकली क्या होता है कि 1 घंटे से कम ट्रेवल करने पे आपको लगभग 1200-1500 रुपए देने पड़ते हैं उड़ान स्कीम के तहत, राइट। बट बेसिकली ये अभी चल नहीं रहा, गवर्नमेंट ने एक नया ऑपरेशन चलाया जिसमें क्या करेंगे वो लोग, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो जो राष्ट्रव्यापी आपका लॉकडाउन है दोस्तों, इसमें क्या है कि आवश्यक जितनी भी चिकित्सक सुविधाएं हैं आपके हर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसको उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान।
तो बेसिकली याद रखेंगे लाइफ लाइन उड़ान क्या है, ठीक है। तो लाइफ लाइन उड़ान की बात करें दोस्तों, तो लाइफ लाइन उड़ान बस इतना याद रखिएगा, लाइफ लाइन उड़ान क्या है, बेसिकली क्या है, आपको चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए बेसिकली ये एक पहल है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम पॉइंट से आपके इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में क्यों दोस्तों, यहाँ पे एक बाघ जो है डेथ पाया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कैसे मरा, क्यों मरा, क्या कारण था, राइट, यही आ रहा होगा आपके दिमाग में। लेकिन यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा, राइट, ये क्यों मरा, कैसे मरा, क्या कारण था। ये जो आपके वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड है, वो सारी चीजें हैं, वो उनका प्रोसेस है, वो करेंगे। आपका प्रोसेस क्या है कि कहाँ पे मारा गया, कहाँ पे पाया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जितनी आसपास की चीजें हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों हमने कुछ देर पहले अभी केरल का पोस्टमार्टम भी किया था, तो आपको याद होगा हम, ठीक है। तो हमने बताया था कहाँ पे, ये केरल में है, राइट। तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, याद रखेंगे इसकी स्थापना 1973 में की गई थी, तो ये बेसिकली याद रखेंगे, राइट। और इसके उत्तर पूर्व में देखो दो मेजरली टाइगर रिजर्व है, ठीक है, एक तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है प्लस नागौर राष्ट्रीय उद्यान, तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट की बात करें, देखो वायनाड भी आपका क्या है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, मुद्दुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल, मुकुर्थी, उसके साथ साइलेंट वैली या शांत घाटी, ये सारे क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है कि ये बड़ा सा एरिया हो गया जिसको हमने नीलगिरी नाम दे दिया। इसी में आपका कई पार्क आ गए, इसी को हम ऐसे बोलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। जब मैंने अभी आपको केरल का पोस्टमार्टम बताया था, तो वहां पे मैंने आपको सारी चीजें समझाई थी, राइट। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं मैंने इसको कहा कि आपका ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे वायनाड आ गया, आपका बांदीपुर आ गया, मुद्दुमलाई आ गया, राइट, ठीक है, कलपट्टू आ गया, मुखुर्ती आ गया। तो बेसिकली ऐसे ही आपको चीजें बस याद रखनी है, तो आपको मैप याद रखने की जरूरत नहीं है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के कौन कौन से पार्ट है, जस्ट मैंने आपको जब बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया अभी कुछ देर पहले केरल का, तो वहाँ पे मैंने आपको केरल और जब सॉरी नीलगिरी बायोस्फीयर और अगस्थामलाई दोनों पढ़ाया मैंने वहाँ पे, तो दोनों आपको बताया था कि कौन कौन से वहाँ पे पार्क आ जाते हैं, नेशनल पार्क आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो चीजें आपको याद रखनी है। कोलैब कैड की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली क्या है कि 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड है दोस्तों। बेसिकली आपको याद रखना है कोलैब कैड क्या है। जैसे आपने अगर कैड की बात करें तो ऑटो कैड वगैरह आपने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को उनको पता होगा, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया होगा, या फिर जस्ट आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को होंगे तब भी आपको पता होगा, चाहे सिविल इंजीनियरिंग की हो चाहे सीएससी की हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर या मतलब जब फर्स्ट ईयर में आप लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उसमें आपको लास्ट में थोड़ी सी चीजें सिखाई भी जाती है, नहीं तो सेकंड ईयर के सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम में सिखाई जाती है ऑटो कैड के बारे में, राइट। तो आजकल तो बहुत और नए नए सॉफ्टवेयर आने लगे हैं, बट बेसिकली याद है ये कोलैब कैड क्या है कि बेसिकली 3D जो डिजाइन है कैसे बनाई जाती है उससे रिलेटेड है। तो अटल टिंकरिंग लैब, ये यूपीएससी 2018 में आई थिंक क्वेश्चन पूछा था, या 2019 में, आई थिंक 2018 में अटल टिंकरिंग लैब के बारे में, नहीं 2018 या 19 किसी में एक ईयर में पूछा अटल टिंकरिंग लैब के बारे में, ये किसकी पहल है। तो नीति आयोग की पहल थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो अटल टिंकरिंग लैब के थ्रू जो छात्रों को मतलब पढ़ाई जाती हैं चीजें, राइट, उसमें इसको ऐड किया गया है कि थ्री डी डिजाइन कैसे किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानो मामी जनजाति, यानो मामी जनजाति की बात की दोस्तों, तो ये कहाँ पे बेसिकली मेनली जो पाए जाते हैं दोस्तों, ब्राजील में पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो ब्राजील और वेनेजुला के प्लेसेस में पाए जाते हैं। चर्चा में क्योंकि उसमें एक पर्सन को कोविड-19 के लक्षण पाए गए और उसकी मौत हो गई, राइट। बेसिकली ये कहें कि जो यानो मामी ट्राइब्स थे उसमें कोविड-19 के लक्षण पाए गए और उसकी डेथ हो गई। अब यानो मोमो की बात करें दोस्तों, देखो यानो मोमो बोलिए, यानो मामी बोलिए, कई नाम है इसके, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से नाम है इसके, ठीक है। एक तो यानो मोमो नाम है, यानो मामा नाम है, यानो मामी नाम है, तीनों नाम एक ही जाति के हैं, ठीक है। बेसिकली 8 लाख के आसपास इनकी जनजातियां पाई जाती है। यानो मामी की बात करें तो लगभग 27,000 इनकी जनसंख्या है, और ब्राजील में लगभग 8 लाख के आसपास जनजातियां पाई जाती है, ट्राइब्स पाई जाती हैं, राइट। और ये कहाँ पे पाया जाता है, देखो कि यहाँ पे ये अमेजोन रिवर यहाँ से निकलती है, तो ये अमेजोन बेसिन के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, बेसिकली याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ी सी मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग में आप देखोगे तो ये जो इलाका आता है ब्राजील का यहाँ, और ये ठीक है वेनेजुला, इधर पाए जाते हैं ये आपके यानोमामी, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब थोड़े घास के मैदान पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। देखो स्टेट की मैपिंग तो जितने मतलब स्टेट इन द सेंस जितने राज्य है उसकी, सॉरी जितने देश है उसकी मैपिंग आप खुद से कर लीजिएगा कि एक एक करके, जैसे ब्राजील है, उरुग्वे है, ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, बोलाविया, पराग्वे, जैसे इसको मैंने बता रखा था, आपको बीपी के नाम से याद रखेंगे। जो लैंडलॉक दो ही देश है यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका में, कौन कौन से है, बोलाविया और पराग्वे है, जिसको बीपी के नाम से याद रखेंगे, ब्लड प्रेशर के नाम से मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए। फिर ऊपर जाएंगे पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, राइट। उसके साथ साथ आपका, हाँ लगभग हो गए सारे इसमें, ठीक है, गुयाना यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम।
तो बेसिकली ये मैंने आपको बस बताया था, जस्ट याद रखेंगे। यहाँ पे आपका ब्राजील आ जाता है, राइट। तो ये कंट्री के नाम में जस्ट याद रखेंगे, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, देखो एक तो ये लंबी है, बड़ी इन द सेंस लंबी है, ठीक है। लंबी क्या, लेंथ में। हाइट की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी 8,850 मीटर है, राइट। लेकिन लंबाई की बात करें तो लंबाई में कौन सा आता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला ये आता है। तो बेसिकली याद रखेंगे, ठीक। आप याद रखिए लानोस, कैंपास और पंपास, ये तीनों कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। अर्जेंटीना में घास के मैदान को दोस्तों पंपास बोलते हैं, ब्राजील में कैंपास बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कोलंबिया या फिर वेनेजुला में इसको दोस्तों लानोस बोलते हैं। तो बेसिकली याद रखें, जो आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। नेबरिंग राइट्स लॉ, बेसिकली फ्रांस ने ही इसकी इजाद स्टार्टिंग की थी बेसिकली। तो नेबरिंग राइट्स लॉ क्या है, बेसिकली थोड़ा सा ये जान लो। बेसिकली क्या है कि ये नई डिजिटल कॉपीराइट कानून है। देखो आप कभी गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, ठीक है, मान लेते हैं आपने किसी न्यूज को सर्च किया, तो उसमें क्या होता है, कई सारे लिंक खुल जाते हैं आपको। जैसे सपोज करो आप द हिंदू की, आप आर्टिकल खोज रहे थे कि यूपीएससी का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, आपको पहला आर्टिकल मिल गया, किसमें लिखा हुआ था, द हिंदू का, दूसरा मिल गया दैनिक जागरण का, राइट। तो जैसे उस पर क्लिक किया आपने, फिर वो पेज खुल जाता है, राइट। बट इसमें ये चीज कही गई, जो यूरोपियन देश थे उन्होंने कहा कि भैया अगर आप इनका यूज कर रहे हो, राइट, आप गूगल में अगर टाइप करेंगे तो गूगल में एक न्यूज सेक्शन भी आता है। जब आप गूगल से चीजें सर्च करोगे तो बेसिकली कैसे होता है, गूगल से मैं आपको बता देता हूँ। अगर गूगल से आप कुछ भी सर्च करते होंगे, राइट, अगर गूगल का ऐसे सर्च बॉक्स आता है तो उसके नीचे आप देखोगे लिखा होगा ऑल, ठीक है, इमेज, वीडियोज, न्यूज, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा सब कुछ आपको, ठीक है। अगर न्यूज पे क्लिक करो तो न्यूज, इमेज पे क्लिक करोगे तो बस इमेजेस दिखेंगे, राइट, वीडियोज पे क्लिक करोगे तो सारे यूट्यूब से वीडियो दिखाएगा। तो जैसे अगर आप न्यूज पे क्लिक करते हो तो सारे लिंक्स आ जाते हैं न्यूज के, राइट। तो न्यूज लिखा किसके द्वारा जाता है, न्यूज लिखा जाता है, सपोज करो द हिंदू का आर्टिकल है तो द हिंदू के लोग लिखेंगे, राइट, द हिंदू के लोग लिखेंगे उसको। तो इसमें ये कहा गया कि दोस्तों अगर इस आप क्या करोगे, इनको मुआवजा दोगे क्योंकि आपने इसके आर्टिकल का यूज किया लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बेसिकली ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। तो इसको आप क्या दोगे, अगर एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहे हो तब भी इनको आप मुआवजा दोगे, और अगर इनकी लिंक के थ्रू आप अगर अपना ट्रैफिक बढ़ा रहे हो तो अब इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन मीडिया सोर्सेज को, इन मीडिया समूहों को आपको भुगतान करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। बेसिकली यही है आपका बेसिक नेबरिंग राइट लॉ, ठीक है। समझ गए होंगे अभी आप, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा थोड़ा सा वीडियो फिर से पीछे करिएगा, फिर से देखिएगा, ठीक है। रिपीट करने का मतलब नहीं है, अगर जिनको समझ में आएगा अच्छी चीज़ है, आगे बढ़िए। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से देखिए। मैंने जैसे बता दिया कि जैसे आप गूगल में सर्च करते हो तो कई सेक्शन आते हैं, ऑल आ जाता है, वीडियोज आ जाते हैं, इमेज आ जाता है, न्यूज आ जाता है। तो जैसे ही मान लीजिए आप गूगल न्यूज़ पे टाइप करते हो तो आपको बहुत सारे न्यूज आ जाते हैं नीचे। समझ लो कि कोई चीज़ आपने सर्च किया यूपीएससी लिख के, राइट। तो आप देखो कि वो न्यूज ऐसा नहीं गूगल के होते हैं, वो सारे जो मीडिया समूह होते हैं उनके, जैसे द हिंदू का हो गया, दैनिक जागरण का हो गया, या किसी टीवी चैनल का हो गया, आज तक का हो गया, ऐसे होते हैं, राइट। अब क्या करते हैं, आपने यूट्यूब पे, यूट्यूब ने क्या किया, ट्रैफिक पहुंचाया किसके थ्रू, इस मीडिया के थ्रू, जैसे द हिंदू के थ्रू पहुंचाया, राइट। तो बेसिकली कहा जाए तो देखो उसने द हिंदू का यूज किया, लेकिन द हिंदू को पैसे मिले, उसके नहीं मिले। तो बेसिकली ये चीज कहा जाता है कि देखो इसको आप ट्रैफिक अपने यहाँ बढ़ा रहे हो, सर्च अपने थ्रू करा रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा तो मीडिया का इसमें हक बनता है, आपको मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है, मीडिया सोर्सेज को। बेसिकली ये है पूरा काम इसका, ठीक है। तो बेसिकली ये टर्म्स याद रखेंगे। नाड़ी की बात करें देखो तो दोस्तों ये बेसिकली एक विज्ञान आधारित उपकरण लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसका पर्पज क्या है कि जिन लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है या जो चिकित्सक पेशेवर है, कोई भी पर्सन है, उसको क्या कर सके हम, उसकी ट्रैकिंग कर सके इंटेलिजेंस तरीके से। मतलब वो कहाँ जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई रोगी है, ठीक है, कोविड-19 से ग्रसित था, अब अगर वो भाग जाए वहां से, राइट, तो उसको हम ट्रैक कैसे करें, राइट, उसको देखें कहाँ पे गया, किन लोगों से मिला, कितने लोगों में ये बीमारी फैला सकता है। ये सारे मुद्दों को अगर ध्यान में कोशिश करें अगर, ठीक है, तो इसकी ये हमें मदद करेगा कौन, नाड़ी, जिसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद द इंटेलिजेंस ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और कंटेनमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये पर्पज है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा कि आपको ट्रैक करने में मदद करता है, बेसिकली इतना ही पर्पज है, ठीक है। तो जब तक कोविड-19 है तभी तक आपको ये चीज़ याद रखनी है, पर बेसिकली याद रखिए नाड़ी क्या था, ठीक है। अब कैंडी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक हाथी को बचाया गया था, इसलिए ये चर्चा में है। तो कैंडिड कहाँ पे है, तो कैंडी बात करें दोस्तों पलार नदी है, ठीक है। उसकी दो सहायक नदियाँ हैं, नदी कैंडिया और कैगल, इसके दोनों के बीच में बेसिकली बसा हुआ है, ठीक है। पलार नदी की अगर बात करें दोस्तों, पलार नदी जो है आपके कर्नाटक राज्य में आती है, ठीक है। कर्नाटक राज्य से स्टार्ट होती है, 3 राज्यों से गुजरती है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये कर्नाटक से स्टार्ट होता है और ऐसे होकर गुजरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, ठीक है। तो देखो ये एक चीज आप याद रखना, कर्नाटक नदी, सॉरी कर्नाटक नहीं, पलार, पलार रिवर कहाँ से है, तो याद रखिए कर्नाटक से निकलती है, कहाँ से, आपका चिक्का बल्लारू पूरा से निकलती है, जो नंदी पहाड़ियां वहां से, राइट। और गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। 3 राज्यों से गुजरती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये बेसिकली याद रखेंगे। और कैंडी, ठीक है,
कौंडी भी बोलते हैं, कैंडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौंडी ये वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश में। तो बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौंडी वन्यजीव अभयारण्य, डायरेक्टली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप थोड़ी सी पोस्टमार्टम में कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश की चर्चा हो रही है दोस्तों, तो ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें, देखो इसके नीचे तमिलनाडु जाता है, ठीक है, उसके बगल में कर्नाटक, देन तेलंगाना, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, ठीक है। तो बेसिकली याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट आता है कि इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों इसके नेशनल पार्क की अगर बात करें हम, तो नेशनल पार्क में देखो तो आपका इसमें आता है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा, कावला, पाखाल, कोलेरू झील, पुलिकट झील, ठीक है, बेसिकली याद रखेंगे, ठीक है। उसके आगे जैसे बढ़ते हैं दोस्तों, तो डांस की अगर बात करें तो कुचिपुड़ी आपको याद होगा, डिम्सा और आपका कोलट्टम। तो बेसिकली याद रखेंगे कोलेरू झील और कुंभुम पुलिकट झील, ये आपके कहाँ पे हैं? आपके आंध्र प्रदेश में। तो बेसिकली याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट जाता है। शीशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी याद रखेंगे, इसकी कैपिटल अभी अमरावती हो गई है, ठीक है। अमरावती का 3 स्टेट करने वाला, 3 प्लेसेस करने वाले हैं ये। 1 नवंबर 1956 में बना था, भाषाई आधार में बनने वाला पहला राज्य, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो शेषाचलम कहाँ पे है? तो शेषाचलम याद रखेंगे आपका कहाँ पे है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कोल्लेरू लेक फेमस एक लेक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो बेसिकली याद रखेंगे रामसर साइट्स, ठीक है, कहाँ पे ये आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ एक्चुअली दोस्तों जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, उसने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने कहा कि दोस्तों 2300 किलोमीटर जो है ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल हुआ है या विरंजन हुआ है। प्रवाल विरंजन जिसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। कोरल ब्लीचिंग हुई है कहाँ पे? आपकी कोरल ब्लीचिंग हुई दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ में। कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है जो कोरल्स होते हैं, राइट, जो कोरल्स होते हैं उनका क्या हो जाना? डेथ हो जाना या सूख जाना, बेसिकली ये होता है, ठीक है। समुद्र में जो छिछले पानी में आपको हरे रंग के रंग बिरंगी चीजें दिखाई जाती है उसी को हम कोरल्स बोलते हैं। 1981 में दोस्तों इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरल्स देखने के लिए यहाँ पे $4 बिलियन तक का इनको प्रॉफिट होता है पर्यटन के रूप में, ठीक है। पर्यटन से इनको राजस्व प्राप्त होता है हर साल लगभग $4 बिलियन के आसपास। अब देखो कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड है देखोगे आप, तो यहाँ पे आता है ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर नाम क्यों है? बैरियर ये है कि अवरोधक बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि कोई शिप यहाँ से दोस्तों आगे पीछे नहीं जा सकती। रीजन ये है कि कोई शिप क्यों आगे पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि देखो आपको जाने के लिए, शिप किनारे जाने के लिए क्या होना चाहिए? पूरा प्लेन होना चाहिए, गहरा एक लिमिट से होना चाहिए, राइट। लेकिन बीच में जो अगर आपको उबड़ खाबड़ चीजें मिल जाए, यहाँ पे बीच में उबड़ खाबड़ मिल जाए, क्या शिप आपकी क्रॉस हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसमें लड़ने लगेगी, फंसने लगेगी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बैरियर, राइट। तो ग्रेट इसलिए बोलते हैं सबसे बड़ी है, बैरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लगाती है रीफ मतलब कोरल्स, राइट। इसलिए इसको ये बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो यहाँ पे शिप वगैरह इस किनारे नहीं आती है और ये सुरक्षित रहते हैं। और इनकी डेथ कैसी होती है? या तो गंदा पानी हो जाए, या फिर इनकी ऑक्सीजन की कमी हो जाए समुद्र में, ठीक है, या पानी इनका गंदा हो जाए, या सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा मिलने लगे, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इनकी डेथ होने लगती है, या बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाए तो भी इनकी डेथ होने लगती है। तो इसलिए चीज़ें याद रखें जो आपकी एग्जाम पढ़ने से क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी कहाँ पे है? तो ये याद रखना तमिलनाडु में। तो आपके एग्जाम पॉइंट से ये पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी कहाँ पे है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। कावेरी और कोल्डिम नदियों के बीच में स्थित है। कावेरी और कोल्डीडम नदियों के बीच में है, जो मैंने ब्लू कलर से दोस्तों हाईलाइट किया है, प्लीज इसको आप नोट डाउन जरूर किया करिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये सारा नोट्स लिखना चालू करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। देखिए जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, वो एटलीस्ट दोस्तों आप प्लीज पढ़ा करिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये तितली पार्क है और कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इस एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी कहाँ पे है? तो याद रखेंगे कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में। दूसरा किस किस लिए फेमस है? तो याद रखिए तितली के लिए फेमस है। तो आपसे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। जिनको वीडियो पैक लेना दोस्तों तो आप वीडियो पैक ले सकते हो, आपको अभी भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एनसीईआरटी पैक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर जो भी आपको लेना ले सकते हैं अपने हिसाब से। इसको हमने मिला के कॉम्बो पैक बना रखा है जिससे कि आपको थोड़ा ईजी पड़ जाए, और ठीक है। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर हमें आप कॉल कर सकते हो। अगर कॉल नहीं लगता तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो इसी नंबर पे, ठीक है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई हमें कर सकते हो डायरेक्टली। पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम और मोबाइल नंबर हम इसी नंबर पे क्या करना है? टेलीग्राम कर देना है, ठीक है, या हम मेल कर सकते हो, राइट। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको हमें इसी नंबर पे आप ईमेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। और भेजना क्या क्या, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर। अगर ये सारी सुविधा आपके पास नहीं तो अकाउंट में भी आप हमें पैसे जमा कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।